हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग अपने केमिस्ट्री के नए टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। और ये आप सबको मालूम है कि बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट है क्लास 10th में, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। इसको हम लोग एक नाम और जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। जब आप 10th क्लास से निकल के क्लास 11th क्लास 12th में चले जाएंगे तो ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये एक अलग सब्जेक्ट बन जाएगा, केमिस्ट्री के अंदर ये सब डिवाइड हो जाएगा। और जिसका एक नाम क्या रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी हम लोग इसको क्या है जानते हैं। ठीक है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हाईली वेटेज टॉपिक भी है अपने केमिस्ट्री में से। ठीक। आइए थोड़ी सी बात कार्बन के बारे में करते हैं कि कार्बन क्या है। तो कार्बन एक नॉन मेटल है, सबको पता है भाई। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। और ये पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में आता है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 14th में आता है या 4A में आता है। ठीक है। कार्बन के साथ साथ सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है, स्टैनम भी है और प्लम्बम भी है, लेड भी है। ये है 4A ग्रुप, 4A ग्रुप या 14 ग्रुप। ठीक है। ये है 4A ग्रुप या 14th ग्रुप। ठीक है, क्लियर है। आगे चले, आगे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग कार्बन बॉन्ड किस तरीके से बनाता है। कार्बन जो है वो अपने, कार्बन के पास अगर बात करें तो कार्बन के पास 6 एटॉमिक नंबर है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें 2 4 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, 4 है। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करके, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग से ये क्या करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करता है। किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए क्या कंप्लीट करना है, ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स एट आउटर मोस्ट सेल, 8 इलेक्ट्रॉन एट आउटर मोस्ट सेल। उसके आउटर मोस्ट सेल पे यानी पेनल्टीमेट सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि वो ऑक्टेट पूरा कर लिया। और ऑक्टेट करने का मतलब क्या होता है कि वो स्टेबल हो गया। तो कोई भी अपने आप को स्टेबल होना चाहता है और स्टेबल होने के लिए उसको अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट पे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अपने आउटर मोस्ट पे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। देखो किसके साथ शेयर करता है, ये रहा मेरा कार्बन, ये देखना शेयर करता है ऐसे, ये शेयर करता है कुछ इस शेप में। दिख रहा है, दिख रहा है, ये शेप में ये शेयर करता है। ठीक है। और एक बाहर की तरफ भी आता है। तो एक लाइन और बना दो। अगर हम इसको वापस से बना के देखते हैं, ये रहा कार्बन। ये दिख रहा है, इस शेप में कार्बन प्रेजेंट होता है अपने एटम के अंदर। इसी शेप में कार्बन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये वाला जो एंगल बनाता है, ये बीच का एंगल, ये बनता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। कितना एंगल बनता है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। और इस अरेंजमेंट को, ये जो शेप है, इस शेप को कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। इस शेप को क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल शेप। कार्बन इसी शेप में प्रेजेंट रहता है अपने एटम के अंदर जनरली। ठीक है, क्लियर है। कार्बन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स देखो कहाँ कहाँ हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, 4 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को बाकी लगे हुए दूसरे एटम्स के साथ क्या कर रहा होता है, अलग अलग एंड पे शेयर कर रहा होता है। अलग अलग एंड पे अलग अलग हो सकता है। हाइड्रोजन मान लो तो हाइड्रोजन, क्लोरीन मान लो तो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन मान लो तो ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। वो सब तो हम लोग आगे देखेंगे अपना, वी विल सी दैट इन फर्दर डिटेल। ठीक है, क्लियर है। तो बॉन्डिंग कैसे बनाता है, अगर बॉन्डिंग की बात करें एक शॉर्ट में, अगर इसको हम सिर्फ समराइज कर दें कि ये पूरे कहानी का मतलब क्या है, इस एक शॉर्ट में अगर इस पूरे कहानी के मतलब को समराइज कर दें तो बॉन्डिंग कैसा बनाता है,
कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग होता है। क्लियर है? तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बनाता है। अब ये सारा पॉइंट, कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड करके। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर मोस्ट शेल पे, इसको इसलिए इसको टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन या टेट्रा वैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। क्लियर है? आगे चले, ये शेप होता है, इसी शेप में बॉन्ड फॉर्म होता है। अगला, फॉर्मेशन ऑफ सम बॉन्ड्स। कुछ बॉन्ड, कुछ फेमस बॉन्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें से पहला बॉन्ड है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है आखिर, देखते हैं कैसे जुड़ता है। एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। उसका कलर चेंज करते रहे। दूसरे वाले के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन था। हाइड्रोजन ऐसा एटम है, एलिमेंट है, जो दो, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल पे 2 हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है? तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना डुएट कंप्लीट करने के लिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन। क्या बोला आपस में? चलो शेयर कर लेता है। क्या ये लोग आपस में डिसाइड किया कि चलो आपस में क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। तो शेयरिंग कर लिया, तो ये हाइड्रोजन बोला कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। ठीक है, दे दिया। तो दूसरा वाला बोला कि तो तुम हमको अपना वाला भी दे दो भाई, इधर से ये वाला तुम इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। तो बोला ठीक है, ले लो। देखे, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया और ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को लिया, तो ये आपस में क्या कर लिया? म्यूचुअल शेयरिंग हो गया। म्यूचुअल शेयरिंग होने के कारण हमको क्या मिला? हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिला। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिला H2। कैसा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। और कोवैलेंट भी बात करें तो एक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? अगला बात करें क्लोरीन का। एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। देखना, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ले लो, इसके पास है। क्या अगर बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, इसका भी 287, यानी इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। बोला आओ हम लोग मिल जाते हैं एक साथ, तो मिल गया। ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये इसका इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, तो दोनों आपस में मिल के कौन सा क्या बना दिया? क्लोरीन। क्लोरीन बन गया, यानी इसी को क्या कहते हैं? Cl2, क्लोरीन मॉलिक्यूल। कैसा बॉन्ड है? अगेन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में समझते हैं। क्या है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में? समझो क्या है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कैसे बनता है जरा देखना। 2 ऑक्सीजन मिल रहा है आपस में, जरा बताना तो। इसका 2,6 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी 2,6 होता है। ठीक है, 2,6 होता है। इसके इसको कितना इलेक्ट्रॉन का नीड है? इसको 2 इलेक्ट्रॉन का नीड है। कितना इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन का। देखना जरा, अगर पीछे हम लोग बात करें, इसको 1 इलेक्ट्रॉन का नीड था, ऐसे तो इसके पास आउटर मोस्ट में कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम 1 इलेक्ट्रॉन जान के दिखाएं कि खिचड़ी ना बन जाए। चाहो तो 7 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो, 2 3 4 5 6 और 7, चाहो तो दिखा सकते हो, उसका कोई बड़ा चीज़ नहीं है। 2 3 4 5 6 7, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो रहा है। ठीक है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। सिमिलरली अगर इसमें बात करें, तो इसके पास आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेयर में दिखा दिए। इसके पास भी क्या है? आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो ऑक्टेट होगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी 2 ऑक्सीजन चाहिए तो इलेक्ट्रोड होगा। तो ले आओ भाई 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए, तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन इससे कर लो, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया। बोला कि दे दो भाई अपना इलेक्ट्रॉन, बोला ठीक है हम ले लो। और इसको भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये बोला कि तो तुम हमको अपना भी इलेक्ट्रॉन दो, तो इसका इलेक्ट्रॉन
ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये ऑक्सीजन इसका 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो आपस में मिलके ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और अपना काम भी बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, O2 मॉलिक्यूल बना, और 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है आपस में, तो डबल बॉन्ड। तो इसको क्या कहते हैं यार, कोवैलेंट डबल बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड कह लो। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन समझ रहे हो कैसे कैसे होता है? अगला देखो, वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है। अगेन हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिला। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट पे कितना, 2, 6, 6 एटम, इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, समझना। तो एक मोल और एक ऑक्सीजन का एटम दो हाइड्रोजन के एटम से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। एक ऑक्सीजन का एटम 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कैसे हो रहा है देखना जरा, यहाँ देखना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, देखना समझना क्या हो रहा है। यहाँ का हाइड्रो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ऑक्सीजन को चाहिए तो अल्टीमेट में इसको 2 इलेक्ट्रॉन ही ना, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अल्टीमेट में, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लिया, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। तो ऐसे शेयरिंग करके ये बना लिया, अपना काम जुगाड़ कर लिया। देखो, एक इसके साथ शेयर कर लिया और दूसरा इसके साथ शेयर कर लिया, तो ये बना लिया। तो ये दिख रहा है, ये H2O वाटर, कैसा है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगला आते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन के साथ मिलके क्या बनाएगा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो 2 और 5, 2 और 5, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए सर, 3 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन दोनों को चाहिए। क्या करेंगे, यानी कि इसके क्या कहें, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट का 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अरे ये क्या, तो अलग कलर से दिखाओ ना, ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसको, ये वाला बोला कि हमको अपना 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, कि हमें अपना क्या करो, 3 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो बोला ठीक है ले लो, लेकिन तुमको भी अपना सामने से 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन, ये वाला नाइट्रोजन ले लिया, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना दिया, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या बन गया, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। इसको कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट। क्लियर है? ठीक है, लास्ट है अमोनिया। नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन का एटम मिलके बनाएगा, क्या बनाएगा, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, जरा बताना, 2 और 5 इसका, और इसका 1, तो इसको चाहिए 1 और इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 हाइड्रोजन आ गया इसके साथ में, 3 हाइड्रोजन आ गया तो मिलके क्या बना देगा, 3 तरफ से बना देगा, एक इधर से हाइड्रोजन, एक इधर से हाइड्रोजन, एक इधर से हाइड्रोजन, तो ये बन गया अमोनिया। कैसा बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। 3 इलेक्ट्रॉन देखो शेयर हो रहा है, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके इसके बीच शेयर हो रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके बीच शेयर हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो फॉर्मेशन समझ रहे हो बॉन्ड का कैसे फॉर्मेशन होता है। लास्ट ये रहा मीथेन अपना, मीथेन यानी कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलके मीथेन बनाता है। अब समझना, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4 ये 1, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चारों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर गया, साइड से आ गया, कार्बन के साथ अटैच हो गया। देखो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। देखो ये सबके साथ एक एक हिस्सा शेयर कर लिया,
तेज था, सबके साथ एक एक हिस्सा शेयर कर लिया, ये बन गया मीथेन। इसी को क्या कहते हैं, CH4 को मीथेन कहते हैं। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कि कंबाइन करे एटम्स में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उस बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड 3 होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तीनों बॉन्ड हम लोगों ने देख लिया। अगला पॉइंट, नॉन पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब कोवैलेंट बॉन्ड दो सेम एटम के बीच में बनता है उसको नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और जब कोवैलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है उसको पोलर बॉन्ड कहते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन H2, तो देखो तो कोवैलेंट बॉन्ड से बना था लेकिन एटम क्या है, सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है, तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कहें क्लोरीन Cl2, तो देखो तो कोवैलेंट बॉन्ड है बीच में लेकिन दोनों एटम सेम है, दोनों एटम क्लोरीन क्लोरीन है, तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कहें ऑक्सीजन, देखो तो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है लेकिन एटम क्या है, सेम है, तो ऐसा कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसको पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे HCl जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड तो है लेकिन दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब समझना, ये जो ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, यानी ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना है, दो अलग अलग एटम के बीच में बना है, इसीलिए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर एक और बात करें H2O, देखो कोवैलेंट तो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड तो है लेकिन दोनों एटम अलग अलग है। सिमिलरली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट तो है लेकिन एटम क्या है, अलग अलग है। दो सिमिलर नहीं होना चाहिए, दो अलग अलग होना चाहिए। तो एक कोवैलेंट बॉन्ड दो अलग अलग एटम के बीच में, एक कोवैलेंट बॉन्ड दो अलग अलग एटम के बीच में, ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? कोवैलेंट बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक बात करें, पहला कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। दूसरा स्ट्रांग होता है, हीट करने पे आसानी से मेल्ट नहीं कर जाता है, ब्रेक नहीं कर जाता। और तीसरा डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल का मतलब एक फिक्स्ड एंगल पे आके मिलता है। ये सारा बॉन्ड बताया ना, ये डायरेक्टली हम ऐसे बता दिए, ऐसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं रहता है। अगर वाटर बोले तो वाटर भी कुछ एंगल पे ऐड रहता है, वाटर भी ना इस तरीके से ऐड होता है, इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, CH4 बोले ना, CH4 कुछ इस एंगल पे जुड़ा हुआ होता है, बताए भी थे। देखो ये वो एंगल है जिसपे CH4 आपस में कनेक्टेड होता है, इस तरीके से एंगल पे होता है। लेकिन हम लोग अपने बार बार लिखना है CH4, तो इतना कौन बनाएगा, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं CH4 को डायरेक्ट हम लोग ऐसे बना देते हैं, सीधा सीधा लाइन। लेकिन वो डायरेक्शनल होता है, यानी कि फिक्स्ड एंगल पे सब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक हो ही गया कोवैलेंट का। एलोट्रॉपी देखो अपने पास कितना है, अपने पास मेनली 3 एलोट्रॉप है जो हमको पढ़ना है हम लोग को बोर्ड में। ग्रेफाइट है, डायमंड है और फ्यूलरीन है। सबसे न्यूएस्ट जो डिस्कवर्ड है वो फ्यूलरीन है, फ्यूलरीन कंपाउंड। एलोट्रॉपी सबसे पहले देखो होता क्या है, ये कार्बन का ही फॉर्म होता है जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग हो, दिखने में अलग सा लगे। ठीक है, जिसके अंदर जब माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसके अंदर कार्बन एटम का अरेंजमेंट क्या हो, अलग अलग हो। समझ में आ रहा है? उसको क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स कहते हैं। हालांकि वो कार्बन का ही है, बना हुआ सेम चीज़ का है, लेकिन उसका क्या हो, स्ट्रक्चर अंदर का अलग 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 तरीके से अरेंजमेंट हो, उसको क्या कहते हैं? एलोट्रॉपिक कहते हैं। और ये सारा क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। अगर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करें, डायमंड है, ग्रेफाइट है, कोक, कोल, लैम्प ब्लैक, कार्बन ब्लैक, एनिमल चारकोल, ये सब एलोट्रॉप है कार्बन का। लेकिन अपने फ्यूलरीन है, लेकिन अपने को क्या 3 पढ़ना है एलोट्रॉप, ग्रेफाइट, डायमंड और फ्यूलरीन। ठीक है, फ्यूलरीन न्यूएस्ट है जिसका फॉर्मूला C60 होता है, देखेंगे अभी आगे डिटेल में इसको। डायमंड के बारे में आज करेंगे और ख़त्म करेंगे, और ये सब आता है लिखने के लिए, याद रखना। डायमंड वायमंड के बारे में डिफरेंस लिखने आ जाता है, डायमंड ग्रेफाइट के बारे में शॉर्ट नोट्स आ जाता है डायमंड ग्रेफाइट के बारे में, तो ये सब लिख लेना कि डायमंड क्या है। सबसे पहले तो उसका इंट्रोडक्शन की बहुत प्रीशियस है,
और क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है, एलोट्रॉपिक कार्बन का। अगला, साइज ऑफ डायमंड किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसके अंदर कितना प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। अभी तक बात करें अगर सबसे बड़ा डायमंड अभी तक अगर पाया गया है तो वो क्यूलिनीन नाम का डायमंड है, जो सबसे लार्जेस्ट डायमंड है, जिसका वेट करीब 600 ग्राम है। वेट कितना है इस क्यूलिनीन डायमंड का? 600 ग्राम्स है। 600 ग्राम का डायमंड है और ये साउथ अफ्रीका में पाया गया था। ये साउथ अफ्रीका में पाया गया था। लेकिन पूरे दुनिया में सबसे पहला डायमंड जो है वो कोहिनूर डायमंड पाया गया था। वर्ल्ड्स फर्स्ट डायमंड, सबसे पहला डायमंड अगर बात करें तो वो कोहिनूर था, जो कि इंडिया में पाया गया था। कोहिनूर था जो कहाँ पाया गया था? विच वॉज फाउंड इन इंडिया। इंडिया में पाया गया था, अभी वो ब्रिटेन में है। ठीक है। और अगर बात करें, नेपोलियन के स्वॉर्ड पे भी एक डायमंड लगा था, नेपोलियंस स्वॉर्ड डायमंड। इस डायमंड, ये डायमंड जो था वो किस्टन रिवर से पाया गया था। कौन सा? किस्टन रिवर। किस्टन रिवर साउथ इंडिया में एक जगह है, साउथ इंडिया में ही एक जगह है, यानी ये भी इंडिया में ही पाया गया था ये वाला। नेपोलियन जो था वो अपने तलवार में एक डायमंड लगा के रखता था, जिसका करीब 136 कैरेट था। उस डायमंड का जो वजन था 136 कैरेट था। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और, एक कैरेट में 0.200 ग्राम होता है। ठीक है। तो 136 कैरेट का नेपोलियन जो स्वॉर्ड था उसका डायमंड 136 कैरेट था, इंडिया से ही पाया गया था। और कोहिनूर 186 कैरेट का था, 186 कैरेट का डायमंड था कोहिनूर। ठीक है, ये भी इंडिया में ही पाया गया था। लेकिन अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड क्यूलिनीन डायमंड है, जो कि कहाँ पाया गया था? साउथ अफ्रीका में, 600 ग्राम। तो 600 ग्राम में सोचो उसको कैरेट में कितना हो जाएगा, 0.200 से डिवाइड कर दो, कैरेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, करीब 3000 कैरेट आएगा। चलो, तो प्रॉपर्टीज आते कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडिया में, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, कॉन्गो, तंजानिया और रशिया में डायमंड अभी भी पाया जाता है। इंडिया के अंदर 2 माइंस है डायमंड का, पन्ना माइंस और वज्राकुरूर। पन्ना माइंस जो है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, और वज्राकुरूर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है और एक मध्य प्रदेश में। 2 माइन है डायमंड का इंडिया के पास। साउथ अफ्रीका इस वक्त वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड का। ठीक है, लेकिन बात कोई करे कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डायमंड का काम कहाँ होता है, तो वो इंडिया में होता है, सूरत में। ठीक है, सूरत को डायमंड सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम सूरत में होता है। डायमंड का कटिंग करना, डायमंड को ज्वेलरी में कन्वर्ट करके देना, ये सब काम सूरत में होता है। तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा अगर कहें डायमंड कटिंग सेंटर कौन है, तो इंडिया है, यानी सूरत है, सूरत में होता है। प्रॉपर्टीज़ बात करें डायमंड का, क्या क्या प्रॉपर्टी है, खासियत क्या क्या है? अपीयरेंस, डायमंड ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन अपीयरेंस होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.43 होता है, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा शाइनी और लश्चरस होता है। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, इसका डेंसिटी बहुत हाई होता है, 3.5 ग्राम पर ml होता है। पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहो या हीटिंग कंडक्टिविटी कहो, दोनों में ये पुअर है। ना तो इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा अच्छा पुअर, मतलब वो कंडक्टर ना तो वो बिजली को कंडक्ट कराता है, ना ही वो हीट को कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो ये दोनों ही केस में पुअर कंडक्टर है। एयर का एक्शन क्या होगा? कार्बन फॉर्म में होता है डायमंड। डायमंड इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन में। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ एयर में रहते, अगर एयर में रह के 900 डिग्री सेल्सियस पे इसको जला देंगे ना, कार्बन को, अगर डायमंड को ऐसे ही हवा में रख के 900 डिग्री सेल्सियस पे जला देंगे, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरा पूरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तब पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो जो इसका हीटिंग टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है ग्रेफाइट के कंपैरिजन में। ग्रेफाइट का तो 3800 डिग्री चला जाता है, इससे 4 गुना ज़्यादा है ग्रेफाइट का हीटिंग टेम्परेचर। लेकिन ये 900 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये सब प्रॉपर्टी है जो कि लिखने आते रहता है बोर्ड्स में। ठीक है, ये रहा इसका स्ट्रक्चर फॉर्म। कैसा स्ट्रक्चर होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कैसा? टेट्राहेड्रल, दिख रहा है? इस स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इसी स्ट्रक्चर के कारण डायमंड हार्ड भी बहुत होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारा कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या ही कंडक्ट करा पाएगा। ठीक है,
आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लास पसंद आया होगा। डायमंड तक ख़त्म कर दिए हैं, ग्रेफाइट फ्यूलरिन ख़त्म होगा, उसके बाद फिर मेन चालू होगा यूपीएससी नॉमेनक्लेचर। उसके पहले थोड़ा बहुत छोटा मोटा टॉपिक है वो हम लोग ख़त्म करके मेन टॉपिक है यूपीएससी नॉमेनक्लेचर। यहाँ से भी बोर्ड्स में सवाल आता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।